Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting video and very important also for the RBI Grade P aspirants. जी हाँ दोस्तों, जंग पे लड़ने जाने से पहले अपने दुश्मन को जान लेना बहुत जरूरी होता है। कितना डिफिकल्ट, कितना चैलेंजिंग वो है, उसको जानना जरूरी है। तो उसी तरह आरबीआई के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं बच्चों के मन में, इसका कंपटीशन लेवल क्या है सर, उसके अराउंड बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। आई होप यू विल गेट अ सॉल्यूशन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। बहुत सारा कंटेंट आपको फॉर फ्री ही मिल जाता है इस ऐप के थ्रू। यहाँ पे आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली उनके कम्युनिटी ग्रुप के थ्रू एंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे किसी भी पेड कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि आपको कॉइन्स मिलते हैं जिससे आप बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एंड डिस्काउंट से याद आया दोस्तों, हमारी अप्रैल एंड सेल चल रही है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको मिलेगा ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 80%, नॉट 79, नॉट 78 जो हम जनरली ऑफर करते हैं, 80%, यानी कि एडिशनल 2% डिस्काउंट अगर आप कोड यूज करेंगे Y581। दिस इज द कोड, इसको आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कहां से मिलेगा? ऐप के थ्रू, बाय यूजिंग द कॉइन्स। तो अगर आपको आरबीआई जो हमारा नया लेटेस्ट बैच है उसकी डिटेल्स में एंड ऑफ द सेशन दूंगा आपको, या आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारी डिफरेंट ऑफरिंग्स हैं। तो डू नॉट मिस दिस सेल। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो इन 2 दिन में कर सकते हैं, 27 की इवनिंग एंड 28 फुल डे। चलिए दोस्तों, आते हैं कंटेंट पे, बात करते हैं कंपटीशन लेवल इन आरबीआई। तो दोस्तों, क्या कंपटीशन लेवल है? तो कंपटीशन लेवल सबसे पहले डिटरमाइन होता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। कंपटीशन कितना है एक्चुअली में, कितने लोग इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारी स्टार्टिंग होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो एप्लीकेंट्स देखो, यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग होती है वो लगभग 2 लाख लोग ही फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन जो अपीयर होते हैं वो समवॉट, मतलब 1 लाख 1.5 लाख कभी वेरी करता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा, मतलब जैसे बाकी एग्जाम देखोगे 10-10, 12-12, 15-15 लाख फॉर्म फिल किए जाते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, 2 लाख हम ये मान सकते हैं कि 2 लाख ऑन एन एवरेज फॉर्म फिल्स किए जाते हैं। ऑन एन एवरेज, ये देखिए नंबर वेरी करता है ईयर टू ईयर, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन एक चीज जो बहुत रियलिस्टिक नोट पे मैं आपको बोलूंगा कि अल्टीमेटली फॉर्म फिलिंग मैटर नहीं करता, कितने लोग सेलेक्ट होते हैं वो मैटर करता है। तो अगर 2 लाख फॉर्म फिल होते हैं तो उनमें से 200 सेलेक्ट होते हैं, यानी कि सक्सेस रेशियो इज जस्ट लाइक यूपीएससी, जहां 12 लाख या 11 लाख फॉर्म फिल किए जाते हैं और 1000 या 1100 सीट होती हैं। तो जो सक्सेस रेशियो यूपीएससी में रहता है वही सक्सेस रेशियो आरबीआई में भी रहता है, एंड दैट इज 0.001। डर लग रहा है? डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, डर लगना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा डर जरूरी होता है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको मेहनत करने के लिए। लेकिन दोस्तों, कुछ अच्छी बातें भी बताता हूं मैं आपको। 2 लाख फॉर्म फिलिंग है तो वो मैटर नहीं करता, हमें ये पता होना चाहिए हमारा रियल कंपटीशन किससे है। अगर आप देखोगे बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स आर जस्ट देयर टू अपीयर इन द एग्जाम, एक्सपीरियंस लेने के लिए, या थोड़ी सी तैयारी कर ली थी, या सुन लिया था एग्जाम का नाम कि यार ये भी एक एग्जाम होता है। तो ज्यादातर कैंडिडेट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। जो आपको सीरियस कंपटीशन देने वाले होंगे, जो आपको सीरियस कंपटीशन देने वाले होंगे, दे वुड बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 10 to 15,000। यही आपका यहाँ पे सीरियस कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, 2-4 हजार ऊपर नीचे, एग्जैक्ट नंबर तो पता ही नहीं होता है कि कौन सीरियस है कौन नॉन सीरियस है, बट दिस वुड बी द नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट जो कि आपके लिए टफ कंपटीशन खड़ा करने वाले हैं। तो 2 लाख को मत देखिए, आप देखिए वो 10 से 15 हजार या 20 हजार बच्चों को जो आपको रियल कॉम्पिटिशन देंगे। तो दिस इज द एंटायर रियलिटी अबाउट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के टर्म्स में, अगर हम कॉम्पिटिशन को देखें या इस एग्जाम के डिफिकल्टी को देखें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो मिली होगी। सक्सेस रेशियो का अगर हिसाब देखें तो यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। 10 से 15 हजार ही कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच में हमें ढंग से कॉम्पीट करना है। हमें 2 लाख से नहीं करना, हमें 10 से 15 हजार लोगों से कम्पीट करना है। लेकिन वो 10 से 15 हजार कौन होंगे?
जो पिछली बार आरबीआई इंटरव्यू में अपीयर हुए और सेलेक्ट नहीं हो पाए, जो शायद उससे पहले अपीयर हुए और सेलेक्ट ना हो पाए हो, या बहुत सारे सीनियर जो आपके एसबीआई पीओ जो आईबीपीएस क्वालिफाई करके कैंडिडेट्स बैठे हैं जिनका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बहुत अच्छा है, जिन्हें और सब्जेक्ट्स में काम करना है। तो वो एक सीरियस कॉम्पिटिशन है और वो एक सीरियस एफर्ट्स मांगते हैं। अगर इनसे कंपीट करना है तो सीरियस एफर्ट्स अपने को चाहिए होते हैं। तो ये तो था देखो दोस्तों हमारा पहला पैरामीटर रिलेटेड टू नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। अब दूसरा पैरामीटर मानते हैं एग्जाम के बारे में। तो पहला पैरामीटर तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो दूसरे पैरामीटर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे एंड आई होप दिस विल एड्रेस अ लॉट ऑफ डाउट्स। कि देखो यहां पे बहुत ज्यादा ऐसा एज्यूम किया जाता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, सिलेबस इज क्वाइट वास्ट। अगर आप देखो सब्जेक्ट, ठीक है, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, देन ईएसआई है, देन एफएम है, तो ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। जी हाँ, करने पड़ेंगे, लेकिन इन सब्जेक्ट्स की मैं आपको कुछ रियलिटी भी बताता हूं। जैसे अगर आप देखो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो है, अगर आप एक पीओ के एस्पिरेंट रहे हैं या इवन सपोज आप क्लर्क के एस्पिरेंट भी रहे हैं या किसी भी एग्जाम में, आज की डेट में ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर एग्जाम में आपके रिक्वायर्ड होते हैं। चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, वहां पे सीसेट के टर्म्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो ये जो क्यूआरई है ये एक डिफिकल्ट लेवल में आता है। डिफिकल्ट मतलब अगर ये यहाँ पे हम इसको एक पैरामीटर के तौर पे डिफाइन करूं तो अच्छे खासे कैट लेवल का पेपर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये एक डिफिकल्टी तो हमारे लिए खड़े करते हैं तीन सब्जेक्ट की, यार कैट लेवल की तैयारी करनी है तो कैसे होगी, ठीक है, कैसे होगी, ठीक है। तो वो एक डिफिकल्टी लेवल क्रिएट करते हैं। दूसरा एक डिफिकल्टी लेवल हमारे करंट अफेयर्स क्रिएट करते हैं जो कि होते हैं बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल इन नॉलेज। यार इतने सारे डाटा वगैरह क्रैम करना पड़ता है, कहां से करूं, कितना करूं, यही समझ नहीं आता है। देन बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है ये ईएसआई और एफएम को लेके कि यार मैं तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हूं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, आई एम एन इंजीनियर दैट इज फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, ठीक है, एंड आई टीच हेयर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो कई बार ये लगता है कि यार बच्चे को भी ये डाउट आ सकता है, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, कि यार एक मैकेनिकल इंजीनियर जब पढ़ा सकता है और बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, सिलेक्शन दिला सकता है, और ये मैं नहीं कहता, दीज आर द टेस्टिमनी ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते। और अगर मैं आपको एक चीज रियलिटी के तौर पे बताऊं, मेजॉरिटी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मतलब 50% से ज्यादा जो लोग सेलेक्ट होते हैं, दे आर फ्रॉम द नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। 200 में से 100 से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि नॉन, बल्कि मैंने तो शायद नंबर कम लिया है, इट शुड बी 150 अराउंड। मेजॉरिटी तो इंजीनियर्स और ये सभी होते हैं जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपका अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। लेकिन सर ईएसआई एफएम सुन के डर लगता है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा कंटेंट। अगर आरबीआई का सिलेबस भी देखोगे तो बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक्चुअली में यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट्स नहीं है, ये 3 और 4 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि फाइनेंस के अंदर अकाउंटेंसी भी आता है। तो सर इतना सारा कंटेंट एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए एक प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है, एक डिफिकल्टी तो क्रिएट करता है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, इनका जो सिलेबस है वो अपने आप में डिफिकल्ट है या नहीं है, अब उसके रिगार्डिंग मैं आपको आंसर करूंगा, लेकिन सिलेबस अपने आप में एक डिफिकल्टी क्रिएट करता है आरबीआई की। तो एक एक करके इनके रिगार्डिंग में मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। आई होप यू विल ट्राई टू रिलेट इट, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए तो आपको आंसर मिलेंगे। क्यूआरई का जो डिफिकल्टी लेवल है वो आज की डेट में वन ऑफ द हाईएस्ट चल रहा है, ठीक है। कैट लेवल या उसके ऊपर भी आप मान सकते हो, ठीक है। बहुत बच्चे कहते हैं सर कैट तो फिर भी आसान था, ये तो बहुत डिफिकल्ट आया। तो क्या मैं इससे डर जाऊं, क्या मैं तैयारी ना करूं? देखिए ये जो सब्जेक्ट है क्यूआरई, ये आपके फेज 1 के सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके फेज 1 के सब्जेक्ट्स हैं, और फेज 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको क्वालिफाई कर रहा है एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगा के। स्मार्ट कैसे कि देखिए वहां पे एक सेक्शनल कट ऑफ है। सपोज मैं क्वांट्स में वीक हूं तो एटलीस्ट मैं इतनी मेहनत तो कर लूं कि मैं सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लूं, मैं इतनी मेहनत तो कर लूं कि मैं रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लूं, मैं इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लूं। लेकिन कभी भी ऐसा मैंने देखा नहीं है आज तक कि एक स्टूडेंट जो सभी में खराब हो। ऐसे स्टूडेंट्स तो मुझे मिलते हैं कि सर मेरा क्वांट्स खराब है, मेरा रीजनिंग खराब है, मेरा इंग्लिश खराब है, लेकिन ऐसे नहीं मिलते कि सर मेरे तीनों ही खराब है, ठीक है। अगर तीनों खराब हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन अगर एक खराब है तो डेफिनेटली
ये डिफिकल्टी आप ओवरकम कर सकते हो कि जो पेपर कैट लेवल का है उसमें आप एक सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट लग रहा है आपको कि सपोज मैं इसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आता, तो उसमें उतनी मेहनत करो स्मार्टली। जैसे मैं आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, जैसे कि आप मॉक्स लगाइए और मॉक्स में अपने मार्क्स देखिए, क्योंकि आपको फुल मार्क्स नहीं लाने, यहां पे कोई आपकी रैंकिंग नहीं बनने वाली। यहां पे सिंपल सी बात है कि आपको एक कट ऑफ क्लियर करनी है, उससे ज्यादा आप चाहे आप 200 में से शायद 100, सपोज लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी वो 54 मार्क्स के अराउंड थी, ठीक है, तो आप चाहे 54 मार्क्स ले आओ चाहे 199 ले आओ, वैल्यू दोनों की बराबर है। वैल्यू जब दोनों की बराबर है, डिफरेंस कहां मेक करना है, फेज 2 में, तो वो वहां पे अपने एफर्ट्स होने चाहिए। यहां पे 54 आ गए, दैट इज इट, मैं क्वालिफाई हो गया, मेरे मार्क्स कहीं ऐड नहीं होने। तो क्वालिफाई करने के लिए क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, क्वांट वीक है तो सेक्शनल कट ऑफ लगाओ, मॉक के थ्रू एनालाइज करो कि आप जो सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो। डू नॉट, देखो पेपर चाहे 30 क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स में सपोज, तो 30 के 30 ही हार्ड होंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां पे आपको डेफिनेटली 5 से 7 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इजी टू मीडियम लेवल के होंगे या मॉडरेट लेवल के होंगे, जो आप कर सकते थे विद इन टाइम फ्रेम में, लेकिन डर के मारे हमने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन चूज किया और हम उसको भी नहीं कर पाए। तो मैं तो यही सजेशन करता हूं स्टूडेंट्स को कि अगर आपको क्वांट में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले मॉक में देखो क्या आप 5 से 10 क्वेश्चन बना पा रहे हो, पहले 5 की अप्रोच रखो फिर 10 की अप्रोच रखो, और जैसे ही 10 बनने शुरू हो जाए बाकी सब्जेक्ट्स में एफर्ट डालने शुरू कर दो और वो 10 की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करो हर मॉक में, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट क्यूआरई। सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट हैं, लेवल डिफिकल्टी है, लेकिन उसको स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आप इजीली क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स वाकई में एक ट्रबलसम एरिया रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रबलसम एरिया रहता है क्योंकि बहुत कुछ तैयार करना पड़ता है। सर फाइनेंस के करंट अफेयर्स भी हैं, ईएसआई के करंट अफेयर्स भी हैं, मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूं तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आर पार्ट ऑफ ईएसआई, ठीक है। एंड देन जनरल अवेयरनेस की बहुत सारी न्यूज रहती हैं, ये अपॉइंटमेंट वो अपॉइंटमेंट, ये स्पोर्ट्स वो टेक ये टेक, तो बहुत कुछ रहता है और इतना सारा डाटा क्रैम करना इट्स नॉट ए ईजी। अगर हम देखें मंथली जो न्यूज रहती हैं वो, अगर आप कोई भी मार्केट में स्टैंडर्ड मैगजीन देखेंगे तो 300 पेज से ऊपर की मिलेगी। तो सर कैसे करें, कितना करें? तो देखो यहाँ पे भी आपको स्मार्टली एक अप्रोच लगानी होगी। अब वो अप्रोच क्या होगी? वो अप्रोच लगानी होगी कि देखो यहाँ पे जैसे 80 मार्क्स का ये सेक्शन आता है फेज 1 के अंदर, और बाकी फेज 2 के करंट अफेयर तो हैं, वो मैं ईएसआई और एफएम में डील करूंगा। तो करंट अफेयर जो हमारे फेज 1 में आते हैं उनके रिगार्डिंग देखो दोस्तों, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कितना ही मेहनत कर लीजिए, आपका एक्सेलेंट ब्रेन है तो शायद आप 50-60 से हायर ऊपर स्कोर कर पाए। तो हमें क्या करना है, जब हमें पता है कि हम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर नहीं कर सकते, दैट इज द रियलिटी। अगर आप देखोगे 2022 में शायद एक बच्चे के 72 मार्क्स आए थे, अगर मैं राइट हूं, उससे हाईएस्ट मार्क्स मुझे नहीं दिखे, ठीक है। 2021 में कुछ बच्चों के आए थे और आई डोंट थिंक 2023 में एक भी बच्चे के 70 से ऊपर मार्क्स आए हैं। तो हमें वो मार्क्स चाहिए ही नहीं है, हमें दिस स्टेज इज क्वालिफाइंग। तो क्वालिफाई करने के लिए अगर मैं सपोज यहां पे 30-40 स्कोर करता हूं, दैट इज अ गुड स्कोर। बाकी 30-40 में यहां से स्कोर करूंगा तो मेरा एक एवरेज 60-70 मार्क्स का बन जाएगा। कुछ गलत भी हुआ तो मेरे पास एक बफर है, क्योंकि कट ऑफ कितनी है 54। मैं ये नहीं कहता कट ऑफ 54 ही रहेगी, अगर लेवल नीचे गया तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, और भी डिफिकल्ट आया तो और भी नीचे जाएगी, या फिर इसी के अराउंड रहेगी। तो वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्यों ना मैं यहां पे लगाऊं। मैं एक साल के करंट अफेयर, कई बार हम बोल देते हैं करंट, जैसे न्यूज में भी यूट्यूब पे भी बोलना होता है कितने मंथ्स के करें, 6 महीने कर लो, 9 महीने कर लो। बी स्मार्ट, रिवर्स ऑर्डर में चलो। सपोज आपका एग्जाम मई में है, सपोज, मैं डेट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सपोज आपका एग्जाम मई में है, या चलो अप्रैल में, तो आपके लिए कौन से मंथ्स के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं? आपके लिए अप्रैल इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए मई इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए फेब इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए जैन इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं सबसे पहले क्या टारगेट करूंगा, रिवर्स ऑर्डर में ये 4 महीने के करंट अफेयर सबसे पहले टिप बाय टिप करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं 6 महीने के क्रैम कर लूंगा, लेकिन 4 महीने के तो मैं क्रैम कर सकता हूं, मैं रट सकता हूं, मैं बिल्कुल एकदम टिप पे होंगे। तो वो चीज आप यहां पे लगाइए कि एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स करके जाइए। 4 to 5 मंथ से मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आपके 80 में से 80 बन जाएंगे या 80 में से 60 भी बन जाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 40 to 50 तो बन सकते हैं, प्रोवाइडेड आरबीआई कोई खेला ना कर दे। और वो खेला करेगा तो सबके साथ करेगा, केवल आप नहीं होंगे उसमें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं।
सो दिस वुड बी योर स्ट्रेटेजी। तो आप इस सिलेबस की डिफिकल्टी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? विद स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जो मैंने आपको यहां पे शेयर की। अब आते हैं फेज 2 पे, जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। ठीक है, यहां पे वैसे मैंने एक सब्जेक्ट नहीं लिखा है विच इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले ईएसआई के बारे में बात करते हैं। ईएसआई लगता बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसका सिलेबस देखोगे, उस सिलेबस को बहुत ही मिनिमम टाइम फ्रेम में आप 15 से 20 दिन के अंदर आप बड़े आराम से कर सकते हो। आप देखिए वो सिलेबस को आप किसी भी, और वो सिलेबस आराम से, क्योंकि यूपीएससी का कंटेंट वहां पे बहुत सारा ओवरलैप होता है, तो आप पूरा वो सिलेबस बड़े आराम से गूगल की हेल्प के थ्रू बड़े आराम से 15 से 20 दिन के अंदर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वो डिफिकल्ट नहीं है। एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए भी वो समझने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। हाँ, इतना हो सकता है 15 से 20 दिन में ना हो तो 1 महीने में हो जाए, दैट वुड, मतलब ये छोटा सा डिफरेंस रहेगा। सिमिलरली फाइनेंस और मैनेजमेंट, आपको फाइनेंस सुन के डर लगता है, लेकिन यह फाइनेंस नहीं पूछी जाती। कोर फाइनेंस, हमें फाइनेंस से सिर्फ यही चीज समझ में आती है कि न्यूमेरिकल्स आते होंगे, पता नहीं क्या क्या पूछा जाता होगा। बट द रियलिटी इज आरबीआई आस्क बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। आरबीआई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, जनरल फाइनेंस पूछता है कि आपको बेसिक, जैसे हम फाइनेंस से समझ लेते हैं कि पता नहीं फाइनेंस का क्या पूछ लेंगे, दे आस्क बेसिक बैंकिंग। यार आप इसको ऐसे समझ लो, आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते थे ना, वही बैंकिंग अवेयरनेस फाइनेंस के नाम पे पूछी जाती है, थोड़ा सा अलग वे में, थोड़ा सा एनालिटिकल मैनर में, थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। पूछी बहुत ही बेसिक जाती है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि स्टैटिक है, बदलता नहीं है। फाइनेंस और मैनेजमेंट के पेपर में 50 मार्क्स की इसकी वेटेज है। तो ये सब्जेक्ट हम बहुत ही आराम से 1 महीने के अंदर तैयार कर सकते हैं, 1 से 1.5 महीना ज्यादा से ज्यादा लगेगा, अगर कोई भी बैकग्राउंड से हम कंसिडर करें। और फाइनेंस को करने के लिए अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं 1 महीना लगेगा, अलॉन्ग विद ईएसआई। ठीक है, अगर आप ईएसआई साथ में कर रहे हो तो मैंने उसके लिए कंसिडर किया कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ईएसआई कर लो, 1 से 1.5 महीने के अंदर मैनेजमेंट कर लो, और 1 से 1.5 महीने के अंदर आप फाइनेंस कर लो। ठीक है, तो हमने यहां पे ये जो टाइम आपको दिया तो उसके अकॉर्डिंग ये बैठता है। ठीक है, और आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए, जो ईएसआई है वो हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको स्टैटिक हेल्प करेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है। और करंट अफेयर कहां से आते हैं? स्कीम से, रिपोर्ट से, पीआईबी की वेबसाइट से जो बची हुई न्यूज है, वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो होते हैं वो आते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, टाई अप्स। यानी कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस मेरा नहीं आता, यानी कि ये जो करंट अफेयर मैंने किए थे, इसमें से केवल कुछ पोर्शन, सेलेक्टेड पोर्शन मुझे ईएसआई के लिए करना है। उसी तरह बैंकिंग एंड फाइनेंस जो मैंने किया था, सिर्फ वो मुझे फाइनेंस के लिए करना है। तो यहां पे मुझे, अगर मैं एक लार्ज चंक हटा दूं, सिर्फ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, रिपोर्ट्स, स्कीम्स जो मैंने पहले प्रिपेयर करी थी, उसी को कंटिन्यू करूं ईएसआई में, तो यहां पे मुझे हेल्प करेगी। यानी कि करंट अफेयर अब तक जो मेरा डिफिकल्ट पार्ट था, अब उसका सेलेक्टेड पार्ट ही मेरा आगे यूज होगा। यानी कि मुझे ये रिवाइज करना है, और एक जो फेज 1 फेज 2 के बीच में जो एडिशनल न्यूज होती है वो कवर करनी है, बस दैट्स इट। यानी कि 6 महीने की मेरी कवरेज हो जाएगी, और इतना मैं कर भी सकता हूं, क्योंकि मैं 4 से 5 पहले कर चुका हूं, और एक जो फेज 1 फेज 2 के बीच में जो गैप होता है वो अपने को करना है। तो दैट वुड बी द अप्रोच फॉर ईएसआई एंड एफएम। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, तो मैंने देखो उस डर को ओवरकम करने के लिए आपको बताया कि कितना टाइम लगता है। 1.5 महीना, 1.5 महीना। यानी कि इससे अगर आपको बाहर निकलना है, इस सब्जेक्ट के डर से बाहर निकलना है, तो टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। टाइमली प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। एंड टाइमली बोले तो 4.5 महीने का टाइम आपके पास होना चाहिए आइडली। एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या उन ब्रिलियंट माइंड्स की बात नहीं कर रहा, वो तो 3 महीने में भी कर लेंगे। दैट इज द, मतलब एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। एक किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड का बंदा जो ईएसआई और एफएम को कवर कर सकता है, वो 4.5 महीने के अंदर बड़े आराम से कर सकता है। ठीक है, सो यहां पे की क्या रहेगी? यहां पे की रहेगी आपकी कितनी जल्दी आप कंटेंट स्टार्ट कर देते हैं। यू आर नॉट वेटिंग फॉर द एग्जाम नोटिफिकेशन, अगर आपको यहां पे एडवांटेज चाहिए। देन आते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहां पे आप तैयार करते हो जाएगा। ठीक है, प्रेसी राइटिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फेज 1 के बाद कर सकते हो जाएगा। एक आता है एस्से, जो बच्चों को कंटेंट में प्रॉब्लम करता है, जो एक्चुअली में थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन लगता है, वो एस्से लगता है। देखिए, आप ईएसआई और एफएम इतना डिटेल में प्रिपेयर करते हैं कि आपकी एस्से की तैयारी ऑलरेडी चल रही होती है, क्योंकि यहाँ पे भी आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, बस एस्से को लिखने के थोड़े से रूल्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। दैट इज इट। तो वो रूल्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप ये भी आपको डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो देखो दोस्तों,
जो एग्जाम आप डिफिकल्ट समझ रहे थे आई थिंक सिलेबस के टर्म्स में भी, उसे भी अगर आप स्मार्टली अप्रोच करोगे तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पे मैंने कुछ कंपटीशन को लेके, डिफिकल्टी को लेके कुछ पॉइंट्स यहां पे डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे व्हाट आर द मिथ्स एंड व्हाट आर द रियलिटीज। ठीक है, तो रियलिटीज पे ध्यान रखो। इट इज रियली पॉसिबल टू रीच हेयर, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिए की कीमत दिन में नहीं होती दोस्त, अंधेरे में होती है। तो जब आप इस डिफिकल्ट जर्नी को ट्रेवल करोगे तभी दिए की तरह चमक पाओगे। वो कहते हैं ना कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना पड़ेगा। तो जलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। डर से के आगे ही जीत है, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो दोस्तों ये सारी चीजें सिर्फ एक मिथ रहती हैं जब तक हम उसे रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करते। एंड मिथ्स आर ओनली एक्सक्यूजेस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर यहां जाना है तो मेहनत करनी है, दैट इज दी ओनली की। और मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लोगे तो ये जर्नी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेगी। सो दोस्तों आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे कि सर वी आर क्लियर विद द मिथ्स एंड रियलिटी एंड नाउ गोना क्रैक आरबीआई 2024। एक छोटा सा कमेंट आपका मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। सिर्फ एक छोटा सा कमेंट, आपको इतना ही करना है कि सर वी आर क्लियर विद द मिथ्स एंड रियलिटी, नाउ वी गोना क्लियर आरबीआई 2024। ये छोटा सा एक मैसेज आपको खुद को भी इंस्पायर करेगा कि आपको ये याद रहेगा कि मैंने सर को प्रॉमिस किया है कि मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा। और मुझे भी कहीं ना कहीं एक लगेगा कि यार शायद ये बच्चों को इस वीडियो से जो क्लैरिटी चाहिए थी वो क्लैरिटी उनको मिली। बाकी एक छोटी सी चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोगों के लिए हम यहाँ पे एक नया बैच लेके आए हैं, फाउंडेशन बैच P2I, यानी कि फेज 1 टू इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू मास्टरमाइंड बैच। आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं, लेकिन एनरोल कब करें, 27 की इवनिंग को या 28 की इवनिंग को, क्योंकि हमारी तब चल रही होगी अप्रैल एंड सेल, जिसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप कोड यूज करेंगे Y581 फ्रॉम दी ऐप, क्योंकि ऐप्स पे आपको कॉइन भी मिल जाते हैं। तो जो 79% डिस्काउंट है वो 80% डिस्काउंट में कन्वर्ट हो जाता है इस कोड के थ्रू। सो गाइज डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी। इफ यू वांट आवर गाइडेंस वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। फ्री गाइडेंस यूट्यूब पे मिलती रहेगी, जहां पे आप हमारे से जुड़ सकते हो, और हमारे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं, आप उनसे जुड़ सकते हो। एंड अगर आपको पेड गाइडेंस चाहिए, पेड कंटेंट चाहिए, क्वालिटी कंटेंट एट अफोर्डेबिलिटी, तो हियर इज द सॉल्यूशन। वैसे मेरा एक पर्सनल सजेशन ये रहता है कि दोस्तों इधर गो विद द बैंक महापैक प्लस या फिर रेगुलेटरी का महापैक। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आता है, हार्डली 200-300 रुपीज का, लेकिन आपको मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज मिल जाती है। मतलब अगर आप देखो रेगुलेटरी का महापैक, अगर आप देखो डबल वैलिडिटी के साथ जो हम दे रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशन है। अदरवाइज इससे बेटर अगर आप सपोज आरबीआई के साथ साथ और भी बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो हियर इज द सॉल्यूशन, बैंक महापैक प्लस। तो चॉइस इज योर्स, चूज योर ऑप्शंस वाइजली, और कमेंट करना मत भूलना, सर we are clear with the myths and reality and gonna crack RBI 2024. So on this note guys, I am your mentor V now, signing out.